हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीइन्फो24 में। तो आज मैं फिर से सेल का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे जाकर आप इसकी फर्स्ट पार्ट जो है सेल का देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है और कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है और कोशिका का आखिर सिद्धांत किसने दिया था, किसने इसके बारे में कोशिका के बारे में बताया था और कोशिका आखिर होता क्या है हमारे शरीर में, आखिर ये चीज होती क्या है। अगर कई लोग को ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आपको क्लियर किए हैं। तो आज उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप इस वीडियो को आकर देखिएगा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको सब लास्ट में आपको बताया था सबसे छोटी कोशिका जो ह्यूमन की होती है, ह्यूमन में जो आदमी में पाई जाती है सबसे छोटी कोशिका, उसको स्पर्म कहते हैं यानी शुक्राणु। वो जो होता है शुक्राणु जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव वो होता है, सेल होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए वर्क करता है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी कोशिका जो है ह्यूमन में वो औरतों में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं ओवम, ओवम अंडाणु। ठीक है, वो सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है ह्यूमन में, तो आप कहेंगे ओवम। ठीक है, अब आपको सेल के बारे में बता देता हूँ कि सेल विभाजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, यानी कि सेल का निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल कहाँ पे बनता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में अगर जहाँ सेल बनता है वो है लीवर। लीवर में हमारे शरीर में जैसे कि कोई अगर चाकू भी मार दिया हमारे लीवर पे तो क्या होता है कि 50% का चांस रहता है कि वो इंसान उसके बाद ही बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन इतना तेज होता है कि लीवर तुरंत, अगर वो चोट भी उस पर रहेगी तो वो तुरंत अपने आप को कवर कर लेगा और उसके बाद वो अपने आप फिर से पहले की तरह हो जाएगा। तो लीवर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। और सबसे कम कहाँ सेल डिवीजन होता है, यानी कि एकदम नाम मात्र का सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, तो नाम मात्र जो सेल डिवीजन होता है वो ब्रेन में होता है। मनुष्य के ब्रेन में यानी कि किसी पशु के ब्रेन में सेल डिवीजन बहुत ही नाम मात्र का, मतलब बहुत थोड़ा सेल डिवीजन होता है। और क्योंकि अगर कहीं भी अंग में अगर आपको चोट लग जाती है तो वो आपका घाव जो है वो भर जाता है, लेकिन अगर आपकी खोपड़ी में यानी कि आपके ब्रेन में अगर चोट लग गई तो डायरेक्ट वो आपका भरेगा नहीं, आप डायरेक्ट वो इंसान वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन बहुत ही कम होता है। आपको बता दें कि सेल डिवीजन जो थोड़ा बहुत होता भी है 5% तक, तो वो कहाँ पे होता है, किस सेल में होता है, ब्रेन में। तो देखिए, ब्रेन में 2 सेल पाए जाते हैं, एक न्यूरॉन सेल जो कि पूरा ब्रेन जो है, अगर कोई पूछे कि ब्रेन किस सेल से बना होता है तो आप बोलेंगे न्यूरॉन सेल से। और ब्रेन की जांच करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, इसी से न्यूरॉन से ही न्यूरोलॉजिस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल से बना होता है जो ब्रेन होता है हमारा। लेकिन न्यूरॉन सेल में जो होता है वो सेल डिवीजन नहीं होता है, बट 10% भाग जो होता है वो हमारे ब्रेन का वो ग्लियल सेल भी होता है, यानी ग्लियल सेल से भी हमारा ब्रेन बना होता है, जो कि पूरे ब्रेन का 10% ओनली होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका कोशिका विभाजन होता है, इसलिए कभी कभी ज़्यादा कोशिका विभाजन ही कैंसर का कारण बन जाता है। यानी कि ज़्यादा कोशिका अगर किसी भी अंग में अगर ज़्यादा कोशिका विभाजन अंदर से होने लगता है तो क्या होता है कि जब ज़्यादा कोशिका विभाजन होने लगेगा तो वहाँ पे गांठ बन जाएगा, वहाँ पे मांस बन जाएगा, और मांस बन के वहाँ पे गठिया टाइप का या कुछ ऐसा हो जाता है जो अंदर अंदर कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमारे ब्रेन में जो होता है वो न्यूरॉन सेल में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, बट ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है। तो इसी वजह से हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। कोशिका ज़्यादा अगर ब्रेन में कोशिका विभाजन हो रहा है तो ट्यूमर हो जाता है। और अगर ब्रेन में अगर ट्यूमर हो गया तो वहीं पे आदमी को खत्म होना रहता है, तो वहीं पे काम खत्म हो जाता है, वो कैंसर का रूप लेता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर ही बहुत है खत्म करने के लिए, क्योंकि ब्रेन इतना सेंसिटिव है। और इतना ये समझ लीजिए हमारे पूरे बॉडी का मॉनिटर है ब्रेन। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।
अब आपको सेल के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी सेल के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि सेल का सिद्धांत किसने दिया था, सेल को किसने खोजा था, सब कुछ तो आपने पढ़ चुका है, उसका परिभाषा सब कुछ जान गए हैं आप, कहाँ सेल डिवीजन होता है। बट अब मैं सेल के बाहरी हिस्सों की बात करता हूँ कि अगर कोई कहे कि सेल, अगर आपको एक जगह ह्यूमन सेल रख दिया गया, दिखा दिया गया डायग्राम उसका, और एक जगह आपको प्लांट सेल का डायग्राम दिखा दिया गया और पूछा गया कि आखिर इसमें ह्यूमन सेल कौन सा है और प्लांट सेल कौन सा है, तो आप कैसे उसे पहचान करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, अगर प्लांट सेल रहेगा तो उसके बाहरी भागों में सेल मेम्ब्रेन रहेगा, यानी कि कोशिका भित्ति रहेगी, ठीक। और अगर ह्यूमन सेल रहेगा या एनिमल सेल रहेगा तो उसमें बाहरी भागों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब देखिए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल की बाहर की सबसे मोटी परत होती है। तो आप देखते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पौधों के सेल में पाई जाती है। तो प्लांट का जो ऊपरी वाला भाग होता है, जैसे ऊपरी वाला जो चमड़ा होता है, समझ लीजिए ऊपरी वाला जो खाल होता है पौधे का, वो बहुत ही मोटा होता है, उसका छाल जो होता है बहुत मोटा होता है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो मोटी परत होती है उसकी। और जो मनुष्यों का जो एनिमल का सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, बहुत ही पतली परत होती है, यानी कि हम लोग का चमड़ा, देखिए मनुष्यों का चमड़ा बहुत नरम होता है, या किसी भी एनिमल का चमड़ा जो होता है बहुत नरम होता है, लेकिन प्लांट का जो छाल होता है वो बहुत कड़ा होता है। तो जो हमारी जो एनिमल की जो भित्ति होती है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वहाँ पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे चमड़ा नरम होता है। अब आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन किससे बना होता है। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है, जो प्लांट में पाया जाता है, वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से निर्माण होता है उसका। और हमारा जो चमड़ा है, यानी कि कोशिका झिल्ली का जो बना होता है, उसका निर्माण जो है प्रोटीन से होता है, यानी कि हमें अगर चोट लग जाती है, एनिमल को चोट लग जाती है, तो वो भरने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाहरी परत के बारे में, आप कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि किसमें पाई जाती है। अगर आपको पहचानना रहेगा, प्लांट और एनिमल सेल में अंतर बताना रहेगा, तो आप बता देंगे। अब उसमें आप पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका क्या कारण है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं, यानी कि सेल का, कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आंतरिक श्वसन करता है, यानी कि आंतरिक श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके क्रेब साइकिल चलाता है, जिसमें कि क्रेब साइकिल चलाता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि, और ये एक एटीपी का निर्माण करता है, और निर्माण करते करते अगर 38 एटीपी बन जाता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इसलिए हम जो सांस लेते हैं, जो फेफड़ा हमारा होता है, वो क्या करता है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन का टंकी है, इसका और कोई कारण नहीं है, बस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके ब्लड में मिला के और हर पूरे बॉडी में पहुंचा देना, यानी कि पंप कर देता है। हृदय जो होता है हमारे हार्ट में, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन को मिलाकर पूरा पंप कर देता है, ताकि हमारे शरीर में पूरी तरह ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी चला जाए, ताकि जो पूरे शरीर में कोशिकाएं जो हैं वो क्या करें कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके, उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजन को और क्रेब साइकिल चलाता है, जिसमें कि 38 एटीपी बनते ही एक ग्लूकोज बन जाता है, और जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि कोशिका का विद्युत गृह होता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवारों को, जो भीतर दीवार होती है, उसको हम लोग क्रिस्टी का नाम देते हैं, उसको क्रिस्टी कहते हैं। और आप देखे होंगे कि कभी भी ये सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो कि धागेनुमा संरचना बहुत सारी होंगी, आपको फिगर में जैसा दिखाई दे रहा है। तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, देखिए इसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने, कैमिलो गोल्जी ने, ये जो क्वेश्चन है आता है, तो कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। और इसका काम है ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि पूरे शरीर में ऊर्जा को वितरण करना।
ठीक है, वितरित करता है। जैसे कि अभी मैं आपसे मुंह से बात कर रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम अभी हमारे कहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, हमें बोलने में ज़्यादा ऊर्जा लग रही है। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें बोलने के लिए देता है, और सब हमारा शरीर जैसे डीएक्टिवेट है, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बस बोलने का काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ऊर्जा लग रहा है सिर्फ बोलने में जा रहा है। तो ये किसने वितरण किया? गोल्जी बॉडी ने वितरण किया। जहाँ पे ज़्यादा जैसे कोई जिम करता है तो पूरे शरीर का तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जहाँ पे मान लो दाहिने हाथ से उठा रहा है, वो किसी चीज़ को, डंबल को उठा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होता है दाहिने हाथ पे पड़ता है। तो जो गोल्जी बॉडी होता है पूरा ऊर्जा क्या करता है, दाहिने हाथ में दे देता है, ताकि उस प्रेशर को आप झेल सके या उठा सके। तो ऊर्जा का स्थानांतरण अगर कोई कहे कि किस वजह से होता है, कौन करता है सेल में, तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो करता है वो गोल्जी बॉडी करता है। अब इसमें देखेंगे प्लांट सेल में सबसे बड़ा पाया जाता है ये जो पार्ट है, उसका नाम है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट में बड़ा पाया जाता है। वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है आपको बता रहा हूँ। वैक्यूल्स जो होते हैं वो पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। जो कि कोशिका में वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। अगर आप बताइए, आपसे पूछेगा कोई कि किस सेल की डायग्राम में वैक्यूल्स, यानी कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बड़े होंगे या प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होंगे, तो आप बताएंगे कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर एक ही बार उन्हें पानी मिल गया तो पानी को कुछ दिन के लिए स्टोर कर लेते हैं, कि ताकि 10-20 दिन 30 दिन तक, मतलब कई दिन तो उन्हें बिना पानी के ही वो रह जाते हैं, क्योंकि वो पानी को स्टोर किए रहते हैं। उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो पानी को स्टोर कर लेती हैं। तो वैक्यूल्स जो होता है वो पानी को स्टोर करने का काम करता है कोशिका में, ठीक है। और कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आप जानते हैं, इस सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रोसोम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है कोशिका का, जो कि कोशिका के विभाजन का कार्य करता है, ठीक है। कोशिका जब तक विभाजन नहीं होगी तब तक 1 से 2 कोशिका नहीं बनेंगी। तो कोशिका का विभाजन का कार्य जो होता है वो सेंट्रोसोम करता है। अब उसे देखिए, जैसे कहीं हमें चोट लग जाती है या कट जाता है तो क्या होता है, वहाँ का जो चमड़ा है वो कट गया, तो कोशिकाएं जो वहाँ की होती हैं वो विभाजित होती हैं और विभाजन करके दूसरी कोशिकाएं बनाती हैं। यानी कि 1 से 2 होकर दूसरी 2 से 4 कोशिकाएं बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं विभाजन होकर बनती हैं, तो फिर वहाँ का जो चोट रहता है, घाव रहता है, वो धीरे धीरे भर जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो रिक्त स्थानों का जगह ले लेती है। जो विभाजित कोशिकाएं होती हैं वो रिक्त स्थानों का जगह ले लेती है। अब आपको बता दें, आपको जैसे पहले मैंने बताया कि कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, हमारे लीवर में होता है। जो लीवर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे कोशिका का विभाजन ज़्यादा होता है। अगर चोट भी लग जाती है तो लीवर बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। और ब्रेन में सबसे कम विभाजन होता है, ठीक है। इसलिए ब्रेन में चोट लग जाती है तो वो सही नहीं होता है, सीधे उसका काम खत्म ही हो जाता है। जो इंसान को ब्रेन में अगर चोट लग गई अगर सही से तो। और आपको बता दें कि जो शुगर वाले मरीज होते हैं उनमें जो होता है कोशिका का विभाजन जो होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे शुगर के मरीज को कभी भी ऑपरेशन करना रहेगा तो कोई भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो एक बार पहले चेक कर लेता है कि भाई उस इंसान को, उस पेशेंट को जो है वो शुगर है या नहीं। अगर किसी का शुगर हाई लेवल पे रहेगा तो ऑपरेशन मान लो कर दिया और उसका शुगर हाई लेवल पे था तो उसका कोशिका विभाजन तो होगा ही नहीं, तो वो घाव जल्दी भरेगा ही नहीं और वो धीरे धीरे पकने लगेगा। तो इसलिए पहले शुगर का चेकअप किया जाता है ऑपरेशन करने से पहले, ठीक है। तो आपने इतना तक तो जान लिया। अगले पार्ट का वेट करिएगा, पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है सेल का, तो इस चीज़ का जरूर वेट करिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट नॉलेज बायोलॉजी की मिलती रहे। और आपको बहुत सारे बायोलॉजी में टॉपिक्स क्लियर करूँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वर्क करेंगे। तो ये जरूर आप मतलब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए, ताकि आपको 3rd पार्ट जो है सेल का वो जल्द से जल्द ले आ सकें। और अगर आपने पहला
पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा जरूर, ताकि आपको अच्छी तरीके से सेल के बारे में समझ में आ जाए। अगर आप ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से उसे देख लिया तो आपका कभी ज़िंदगी में ये टॉपिक जो है वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा और आपका हमेशा के लिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चाहे जो भी एग्ज़ाम में ये चीज़ आएंगी, ये चीज़ें वो आप क्रैक कर सकते हो। तो ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।